हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के लिए देखिए 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं और उन सभी एग्ज़ाम्स में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि विज्ञान के प्रश्न, उनको हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, करंट अफेयर्स का कराया हुआ है और बिहार स्पेशल कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें 71वीं बीपीएससी का साइंस का क्वेश्चन है, बीपीएससी एएसओ का है, बीपीएससी एलडीसी मेंस का है, बीपीएससी डीएसओ का है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का है, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का है, लॉ ऑफिसर का है, सिस्टम एनालिस्ट का पेपर है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पेपर है और जूनियर लैब असिस्टेंट का जो पेपर में साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार सभी लोग पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए देखिए, ये प्रश्न जो है बीपीएससी एएसओ में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में हमेशा होता है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वायुमंडल में हमेशा होता है, तो इसमें से उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा धूल, वायु और ऑक्सीजन। और देखिए, जो भी मैं आपको आंसर बताऊंगा वो बीपीएससी का फाइनल आंसर की से मैं आपको आंसर बताऊंगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है। तो देखिए, जो चुंबक की ओर बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं और प्रबल चुंबक बना सकते हैं वही तो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, यानी कि जो चुंबक की ओर काफ़ी तेज़ी से आकर्षित होते हैं। ठीक है। और देखिए, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें कोबाल्ट, आयरन और निकेल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निकेल दिया गया है, साथ ही साथ आप कोबाल्ट भी याद रखिएगा और आयरन भी याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, और इसी प्रकार से मैंने फ्रेंड्स आपको बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल के प्रश्न पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैंने कवर कराया हुआ है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन और ब्रोनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। बताइएगा, पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन और ब्रोनाइट जो है ये किस खनिज के अयस्क हैं। तो फ्रेंड्स, ये अयस्क हैं किसके? मैग्नीज के। किसके अयस्क हैं? मैग्नीज के। और मैग्नीज का एक और अयस्क नाम याद रखिएगा, मैग्नाइट। ठीक है ना, क्या? मैग्नाइट। मैग्नाइट जो है ये भी मैग्नीज का ही अयस्क है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो। और देखिए फ्रेंड्स, गांधी युग का, देखिए गांधी युग से संबंधित, गांधी एरा से संबंधित मैंने 2 घंटे का महामैराथन सेशन कराया हुआ है जिसमें गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और उनका जो प्रारंभिक आंदोलन है वो सब क्वेश्चन है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, पूना समझौता। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तक सारा टॉपिक मैंने एक ही सेशन में कराया हुआ है। तो कल ही वो सेशन कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा ऑप्शन आप देख भी सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। बताइएगा, बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हवा द्वारा। किसके द्वारा? हवा द्वारा। ठीक है, हवा द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हवा द्वारा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या, बढ़ते क्रम में। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा, देखिए विद्युत चुंबकीय जो वर्णक्रम है विद्युत चुंबकीय, उसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति जो होता है वो गामा का होता है। किसका होता है, गामा किरण का होता है। किसका होता है, सबसे ज़्यादा गामा का होता है। और सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम रेडियो तरंग का होता है, रेडियो का, रेडियो तरंग, ठीक है ना, रेडियो तरंग का होता है सबसे कम। अब देखिए सबसे कम रेडियो और सबसे ज़्यादा गामा कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर दिया गया है और एक आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए और भी कुछ इसके अलावा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है, जैसे कि सबसे ज़्यादा गामा का होता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, सबसे ज़्यादा गामा का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, एक्सरे का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, पराबैंगनी का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, तो दृश्य प्रकाश का होता है, दृश्य प्रकाश का, ठीक है ना। फिर उससे कम किसका होता है, तो इसके बाद औरक्त का होता है। किसका होता है, औरक्त का होता है। फिर उससे कम किसका होता है, तो माइक्रोवेव का होता है, माइक्रोवेव का, ठीक है ना, माइक्रोवेव का। और फिर उससे कम हो जाता है आपका रेडियो का, ठीक है, रेडियो का। अब ये देख लीजिए क्रम कहाँ पर आपको मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं रेडियो, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रेडियो, रेडियो के बाद इंफ्रारेड, यहाँ पर देखिए इंफ्रा यानी कि औरक्त, तो यहाँ पर औरक्त है। उसके बाद विजिबल यानी कि दृश्य। उसके बाद देखिएगा यूवी, यूवी कहाँ पर दिया गया है, यूवी अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, यहाँ पर परा मैंने लिखा हुआ है। और फिर नीचे आप देखेंगे ना तो नीचे आपका गामा मिल जाएगा, नीचे यहाँ पर देख लीजिए गामा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वाला क्रम अच्छा है, मतलब सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नारियल का खाद्य भाग है, नारियल का, तो नारियल का खाद्य भाग क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष, इसको एंडोस्पर्म बोला जाता है, तो यहाँ पर भ्रूण पोष हो जाएगा। और पपीता का मेसोकार्प होता है, मध्य फल भित्ति। पपीता अगर पूछ लिया जाएगा, हो सकता है पपीता पूछ लिया जाए, तो मध्य फल भित्ति याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा मैं और छोटा कर दे रहा हूं ताकि पूरा प्रश्न स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। देखिए ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा कि वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को या ब्रायोफाइटा, ठीक है। क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो क्योंकि उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है, इसीलिए कहा जाता है उभयचर, ठीक है, वनस्पति जगत का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सवाल के लिए गलत कथन खोजना है। सवाल के लिए बताइए, बताइए, तो सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी, सवालों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। देखिए क्लोरेला का उपयोग जो होता है, ये सवाल है, अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला, यानी कि ए बी सी सही दिया गया है, डी जो है सही नहीं है। अब देखिए मैनिटोल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है, ये सही नहीं है, और इसका उपयोग जो है दवा के रूप में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरामिन टी क्या है, एक क्लोरामिन टी। तो देखिए क्लोरामिन टी जो है ना, ये क्या है, तो क्लोरामिन टी जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका होता है क्या, कीटाणुनाशक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कीटाणुनाशक। क्लोरामिन टी क्या है, एक कीटाणुनाशक है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए ये सब एएसओ का ही अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है, ग्लास को यानी कि कांच को, तो ये एक अतिशीतित द्रव है, हमने पढ़ा भी है, अतिशीतित विलयन के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में देखिए रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है। रूबिस्को एंजाइम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है, रूबिस्को एंजाइम की, रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है बताइए। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा, यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। कौन, रूबिस्को एंजाइम कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि CO2 को क्या करता है, स्टेबल करता है, स्थिर करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा, शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पौधों में वृद्धि के लिए जो है कौन सा जो आपका उत्तक है वो जिम्मेदार है पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, बताइए। तो ये शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है, ठीक है, और मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्व विभाज्य उत्तक है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु जो है उसका रासायनिक व्यवहार ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके, एक परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है ज़्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो बाहरी सेल में, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, इसी के द्वारा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि खाली स्थान दिया गया है में मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है, किसमें, तो ये आपका KMnO4 में है, ठीक है ना, KMnO4 में है। इसमें से मैग्नीज का आप ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल करके देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पीएच सूचक, यानी कि जो पीएच स्केल होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? पीएच सूचक लिटमस जो है ये लाइकेन से, ठीक है ना, किससे, लाइकेन से, ध्यान रखिएगा, किससे, लाइकेन से। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, कैसा है, विद्युत चुंबकीय, और साथ ही साथ अनुप्रस्थ तरंग भी है, ध्यान रखिएगा, ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना, बताइए। जटिल जो है अस्थायी उत्तक है, आपको याद होगा। और जाइलम में क्या क्या होता है? तो जाइलम में आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ट्रैकिड्स होता है, यानी कि वाहिनिकाएँ। उसके बाद आपका होता है ट्रैकिड्स के बाद क्या होता है? वेसल्स होता है। ट्रैकिड्स के बाद वेसल्स होता है, वेसल्स यानी कि वाहिकाएँ। यहाँ पर देखिए एक होता है आपका जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, जिसको कि जाइलम फाइबर को जाइलम रेशा कहेंगे और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। तो ये 4 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? तो क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है, ठीक है ना, कैम्बियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कठोर जल में? तो देखिए कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन अधिक होते हैं, जो बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड के रूप में पानी में घुले रहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? भक्षक कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्षक कोशिकाएं कौन है? तो इसमें से आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा इसमें से औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हिमालयन यू, ठीक है ना, हिमालयन यू इसका आंसर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन रॉकेट प्रणोदक में उपयोग किया जाता है? रॉकेट प्रणोदक में, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें से सभी का उपयोग जो है आपका रॉकेट प्रणोदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है आपको, एक तरफ जो है यहाँ पर प्रक्रिया और दूसरा तरफ उसका परिभाषा दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए ऊर्ध्वपातन, अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा ठोस से सीधे गैस हो जाता है ना, बिना तरल में आए हुए, मतलब द्रव में आए हुए सीधे गैस में बदल जाएगा। आसवन, तो आसवन हो जाएगा क्वथनांक के आधार पर पृथक्करण। वाष्पीकरण, तो ये आपका हो जाएगा क्वथनांक से नीचे तरल का गैस में बदलना, वाष्पीकरण गैस बदल जाएंगे। निस्पंदन, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा निस्पंदन का आपका तरल से ठोस का पृथक्करण, ठीक है। और आपका संघनन हो जाएगा गैस से तरल, ठीक है। मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 5, 4, 3, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्फ किस कीट का युवा अवस्था है? निम्फ जो है ये किस कीट का युवा अवस्था है? तो फ्रेंड्स ये तिलचट्टा का है। किसका है? तिलचट्टा का। मैं बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा। चलिए वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के बराबर होता है, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहा जाता है? कंपनसेशन पॉइंट, यानी कि क्षतिपूर्ति बिंदु। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? क्षतिपूर्ति बिंदु इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी? धारा और ऊष्मा रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है H =
यानी कि हीट उष्मा, आई स्क्वायर धारा, आर रेजिस्टेंस, टी, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर कह रहा है कि धारा दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर दोगुनी यानी कि 2i हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर आर टी। अब देखिए देखने में तो लग रहा है कि नहीं 4 गुना हो जाएगा, बट बीपीएससी ने क्या बोला है कि कितनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो इसका ओरिजिनल कितना है आई स्क्वायर आर टी, है ना, और कितना अधिक हो रहा है तो 4 माइनस आई स्क्वायर आर टी, आपको मतलब 4i स्क्वायर आर टी, 4i स्क्वायर आर टी और माइनस इसमें कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा ना, 3i स्क्वायर आर टी। इसलिए इसका मूल राशि का 3 गुना आंसर दिया है बीपीएससी ने। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। गैप जंक्शन बताइए, गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है शुक्राणु कोशिकाएं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु शब्द किसने गढ़ा था। अब देखिए परमाणु शब्द गढ़ा था किसने, तो ये थे कौन, तो यूनान के, इनका नाम है डेमोक्रिटस, ये यूनान के हैं डेमोक्रिटस, इन्होंने ही गढ़ा था डेमोक्रिटस, ठीक है ना। और भारत में आपको याद होगा कि महर्षि जो कनाद हैं, महर्षि कनाद, आपको ये भी ध्यान रखना है, महर्षि कनाद जो भारतीय दर्शन में पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहा, वो कनाद के वैशेषिक दर्शन का आधार है। तो वैशेषिक दर्शन ये भी ध्यान रखिएगा परमाणु से, जो कि कनाद का है, और परमाणु शब्द गढ़ा था डेमोक्रिटस ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार है जल प्रदूषण के लिए, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कौन सा, सेडिमेंटेशन यानी कि तलछट प्रक्रिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़, ये पेड़ का नाम दिया गया हिविया, क्या दिया गया है, ब्रासिलिनेसिस से प्राप्त होता है, ठीक है ना। वह निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स ये बना है किससे, सिस पॉली से, किससे, सिस पॉली यानी कि आइसोप्रीन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको ऑप्शन दिखाई दे, हाँ दिख रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है। बताइए धूप से निकलिएगा अंधेरा में तो क्या होगा, अंधेरा में जब आइएगा ना तो कुछ दिखाई नहीं देता, या अंधेरे में से आप निकलिए तो आँखें आपकी चौंधियाने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा इसका, तो देखिए पुतली के आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आँख में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था। बताइए किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो किण्वन की प्रक्रिया लुई पास्चर ने खोजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा, फर्मेंटेशन जो है इसकी प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। ये एनसीईआरटी में हूबहू दिया गया है। देखिए दाब की वह आयाम होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है किसकी होती है, तो प्रति जो होता है बल प्रति इकाई आयतन होता है ना, या ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फाइटोक्रोम के बारे में तो देखिए ये आपका है कि जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आँख के लेंस की फोकस दूरी किससे नियंत्रित होती है, तो ये होती है आपकी सिलियरी मसल्स जो है ना, सिलियरी बॉडी से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर कौन सा है। मानव रक्त में, तो रक्त में जो बफर है ना फ्रेंड्स, वो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन है। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना। ये कार्बोनिक एसिड हो गया, नाम भी याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन ये कार्बोनिक एसिड, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन पता है ना आपको, लीवर और मांसपेशी में होता है, यकृत और मांसपेशियों में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न देख लीजिएगा कि मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे, अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है यहाँ पर, ऑप्शन बी है, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कह रहा है प्रश्न कि मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है जिससे, तो देखिए जिससे क्या हो जाएगा कि पटरी पर ट्रेन की पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बल आपको याद रखना है, अभिकेंद्री बल,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपकेंद्री दिया गया इसलिए नहीं होगा, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चाय, पूरा प्रश्न देखिए, करें कि चाय ज़्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है। बताइएगा, ऑप्शन पढ़िए सब, राइट आंसर बताइए। तो नदी के जल में, यहाँ पर हो जाएगा नदी के जल में, ठीक है ना, दिया गया है कि किस प्रकार के जल में, तो नदी के जल में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है क्योंकि। बताइए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार हो जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक कुकर में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक युवा लड़की अपने लेंस की शक्ति को 50 डायोप्टर तथा 60 डायोप्टर के बीच समन्वित कर सकती है। उसकी दूरदृष्टि अनंत है, उसे रेटिना तथा आँख के लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी पूछ रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है। ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है जिनको नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है। तो ये बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाँ यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से देखिए कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है। और यहाँ पर दे दिया गया है आकस्मिक घटाव, क्रमिक वृद्धि, आकस्मिक वृद्धि, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर आकस्मिक घटाव। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आकस्मिक घटाव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कि परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाले भौतिक राशि हैं। परमाणु भट्टी में संरक्षित होने वाले भौतिक राशि बताइए। तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, तो इसमें केवल द्रव्यमान, केवल ऊर्जा, केवल संवेग, तो यहाँ पर आंसर दिया गया है सभी। क्या दिया गया है, सभी दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समान लंबाई व व्यास वाले निम्न प्रकार के सैफ्टों में कौन सा प्रकार यांत्रिकी निकाय में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत होगा। समान लंबाई और व्यास वाले निम्न प्रकार के सैफ्टों में कौन सा जो है यांत्रिकी निकाय में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये आपका हो जाएगा खोखला। ठीक है ना, खोखला हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होती है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक धात्विक स्प्रिंग में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बताइए क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा वह संकुचित होती है। क्या होती है, वह संकुचित होती है, ध्यान रखिएगा, वह संकुचित होती है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। कौन सा यौगिक धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, कौन सा हो जाएगा बताइए। कौन सा धनात्मक जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है ना, मेथेनॉल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा वह प्रक्रिया की दर एक प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक निर्भर करती है। तो ये निर्भर किस पर करती है, तो फ्रेंड्स ये करती है टेम्परेचर पर, तापमान पर। ठीक है, जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की का है। देखिए डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका एथिलीन ग्लाइकोल के साथ डाईमिथाइल, यहाँ पर देखिए ट्रेफ्लेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें पूछ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया है। क्या किया है, डिलीट कर दिया है इसको। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को। देखिए जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलाज किया जाता है तो उत्पाद क्या होगा, बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड का। बताइए क्या होगा यहाँ पर आंसर फ्रेंड्स। तो ये आपका हो जाएगा व्यंजन सल्फोनिक एसिड।
ठीक है ना, ये हो जाएगा बेंजन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है 66 नंबर। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित की अम्लीय शक्ति का क्रम क्या है। यहाँ पर देखिए, ये अम्लीय शक्ति का क्रम आपको बताना है इसका। तो इसमें से आपका हो जाएगा बेंजोइक एसिड, फिर हो जाएगा आपका पारा नाइट्रोफेनॉल और फिर फेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है। देख सकते हैं साइंस का क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ बेंजीन की प्रक्रिया में FeCl3 की भूमिका क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका है C+ इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करना। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य द्विध्रुवीय अपूर्ण लिखा हुआ है। अपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें CO2 में। उसके बाद देखिए संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो फ्रेंड्स, उनमें d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पौधे में शाकीय अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये क्या कहलाती है, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये कहलाती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर अंग्रेजी में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखा हुआ है। पौधे में शाकीय अंगों से नए पौधे बनने की प्रक्रिया। उसके बाद देखिएगा कि परागकण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है, बताइए। ये तो आप बता ही देंगे, अंडाशय से, ओवरी से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए ओजोन परत को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है। तो CFC, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि क्या पूछा गया है यहाँ पर। हाँ, छुई मुई में दिखाई देने वाली गति क्या कहलाती है। मिमोसा पुदिका छुई मुई का पौधा होता है जो छूते ही सिकुड़ जाता है। तो ये होता है आपका नेस्टिक मूवमेंट। इसको क्या बोला जाता है, नेस्टिक मूवमेंट। याद रखिएगा, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, चलिए किस जलीय आक्रामक पौधों को बंगाल का आतंक कहा जाता है। किस जलीय आक्रामक पौधों को बंगाल का, बताइए किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आइकॉर्निया क्रासिपेस। यहाँ पर देखिए आइकॉर्निया क्रासिपेस लिखा गया है। चलिए 76 नंबर देखिएगा कि हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या होती है। VVI क्वेश्चन है ये, बताइए। तो राइजोपस में जो प्रजनन की विधि होती है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये होती है स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए रोटी बनाने और शराब बनाने की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो ऑब्वियसली ईस्ट के द्वारा। किण्वन होता है ना, फर्मेंटेशन, इसी के द्वारा। ठीक है, देखिए कौन सा पौधा हार्मोन मुख्य रूप से कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो कोशिका की लंबाई कौन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑक्सिन हो जाएगा। कौन सा, ऑक्सिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मटर के पौधे का कौन सा भाग कुंचक यानी कि टेंड्रिल में परिवर्तित होता है, बताइए। तो ये लीफ होता है, पत्ता होता है। उसके बाद देखिएगा कि माइकोराइजा किस जीव के साथ जुड़ा होता है। तो ये कवक के साथ। ठीक है ना, माइकोराइजा। उसके बाद चलिएगा 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधे में शाकीय अंगों से नए पौधे बनने की, ये हो गया है हमारा 71 तो हो गया है। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा माइकोराइजा, मैंने करा दिया अभी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर है कि ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण क्या है। तो ये भी हो गया है CFC। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वाहनों से निकलने वाला प्रमुख जो है वायु प्रदूषण कौन सा है, बताइए। कौन सा हो जाएगा इसमें से, राइट आंसर फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए दूसरे बार निम्न में से कौन सा बहिर्गृह संरक्षण, ठीक है ना, का उदाहरण है। XC2 यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बताइए। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका वनस्पति उद्यान हो जाएगा। देखिए किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है।
तो सर्वाधिक जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट को कहा जाता है, आपको भी याद होगा, और ये उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। देखिए कौन सी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, बताइए, हमेशा सीधा, तो ये आपका होता है ऊर्जा के पिरामिड, ठीक है ना, ये हमेशा सीधा होते हैं ऊर्जा के पिरामिड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा और यहाँ पर देखिए जो बायोमास है ये दोनों तरफ से होता है। उसके बाद देखिए 86 नंबर है कि किसी जीव की आंतरिक स्थिरता बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है इसको। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है होम्योस्टैटिस, ठीक है, ये सब टर्म आप याद रख लीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो फ्रेंड्स ये कौन करता है ऐच्छिक क्रियाओं को, बताइए, तो ऐच्छिक क्रियाओं को सेरिब्रम करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस सिद्धांत से किसी आबादी में एलील आवृत्ति का स्थिर रहना स्पष्ट होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये होता है हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत, यहाँ पर देखिए हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल। उसके बाद देखिए कौन सा यहाँ पर संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, मांसपेशी को हड्डी से, तो ये जोड़ता है आपका टेंडन, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मनुष्य को कौन सा अंग रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिल्टर करता है, तो ये किडनी करता है, वृक्क जिसको बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उससे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल क्या होगा। यह प्रश्न 71 बीपीएससी पीटी का प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो इसका भी सीमांत घर्षण 200 न्यूटन ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 200 न्यूटन। चलिए ये न्यूमेरिकल पूछा गया है कि एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत वर्ण से लुढ़कना शुरू करती है, या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन हो तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए 7 टन जो है ना ये होता है 7 टन 7000 kg, ठीक है ना। तो अब इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में क्या होगी। अब 250 यूनिट की खपत होती है। अब देखिए आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट, यहाँ मैं लिखता हूँ किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है कितना, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाता है। 250 यूनिट है, गुना 250 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा 9 गुना 10 के पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस माध्यम में, तो फ्रेंड्स ये ठोस में होती है, इसमें स्टील राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि देखिए बैलों की एक जोड़ी, बैल है, बैलों होना चाहिए, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाता है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई पूछा गया है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स यहाँ पर 140 है, डिस्प्लेसमेंट 15 है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताते रहा हूँ 2100 जूल आ जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब ध्यान रखिएगा, रिसेंटली पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो ये कई बार बीपीएससी प्रश्न पूछा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए उपकरणों को विद्युत आघात यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक कह सकते हैं, उसको बचाने वाली युक्ति कौन सी है, तो ये आपका फ्यूज ही तो है, ठीक है ना।
0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए 1 हो जाएगा, pH आपका हो जाएगा ये माइनस लॉग 0.1, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10-1, ठीक है, 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये किसका किया जाता है? इंडियम टिन ऑक्साइड का, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? कार्सिनोमा, ध्यान रखिएगा कार्सिनोमा, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्लेटिनम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है आपका यहाँ पर देखिए लेवोनोर्गेस्ट्रेल, ठीक है ना, लेवोनोर्गेस्ट्रेल। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेल को गैल्वेनाइट आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, ये जहरीला यौगिक बनाता है। एक से अधिक सॉरी उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा कई दफ़ा कि टेट्राएथिल लेड का उपयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि PHBV का जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है आपका पॉली, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है 3 डाइऑक्साइड पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर CO3 हाइड्रोक्सी वेलरेट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन जो स्रावित होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीज, यहाँ पर देखिए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एंडोपायरासाइटिज्म, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? तो ये IgM हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैविक झिल्ली, देखिए 92 नंबर में क्या करा है कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनी होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। तो लिपिड और प्रोटीन आपने पढ़ा भी होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉनसेंस, यहाँ पर देखिए नॉनसेंस कोडन है, नॉनसेंस कोडन पूछा गया है, बताइएगा कौन सा इसमें से जो है पूछा गया है कि नॉनसेंस कोडन है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए इसमें से कौन सा नॉनसेंस कोडन है, यानी कि निरर्थक प्रकूट इसको हिंदी में बोलते हैं। जो जेनेटिक्स में ऐसे कोडन हैं ये आपका UAA हो जाएगा, उसके बाद UAG हो जाएगा और UGA हो जाएगा। ये कोडन आपको याद रखना है, नॉनसेंस कोडन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा बताइए तो देख करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा UAA, उसके बाद UAG भी याद रखिएगा और UGA भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लुप्तप्राय, ठीक है ना। और ये IUCN जो है ये आंकड़ा जारी करता है, डाटा जारी करता है। उसके बाद चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं, यहाँ पर आपका गन्ना हो जाएगा, ये खरीफ फसल, बाकी जौ चना गेहूँ ये रबी फसल हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 96 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो जाइलम क्या है? जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये पानी और घुले हुए जो मिनरल्स हैं, खनिज हैं, उनके परिवहन के लिए। पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये व्यक्ति थे देखिए AP डे कोंडोले, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आम में वह हम जो खाते हैं
देखिए अभी नारियल का पूछा गया था, अभी आम का पूछ रहा है, ठीक है ना। मध्य फल भीति, ध्यान रखिएगा कौन सा, मध्य फल भीति, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मध्य फल भीति, यानी कि जो पपीता में मैंने बताया था मध्य फल भीति। चलिए उसके बाद देखिएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस, तो फ्रेंड्स ये 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वीवीआई है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइकोराइजा के संबंध में पौधे का लाभ है, तो ये आपका हो जाएगा खनिज का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, माइकोराइजा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। इसकी क्रिस्टल संरचना बर्फ जैसी होती है, जिससे यह बादलों में पानी की बूंदों को जमने और वर्षा के रूप में नीचे गिरने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस का भी उपयोग किया जाता है। तो साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा के लिए सबसे अधिक किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उन दुर्लभ मृदा धातुओं रेयर अर्थ मेटल्स में नहीं है जिनका उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, तो यह 17 धातु तत्वों का समूह है। ध्यान रखिएगा, यह 17 धातु तत्वों का समूह है। इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं। इसमें स्कैंड्रियम है, उसके बाद देखिए यट्रियम भी शामिल है। याद रखिएगा, इसमें स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं। और देखिए इसमें पूछा गया है कि जो है कौन सा इसमें जो है दुर्लभ मृदा धातु में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको स्कैंडियम बता दिया, यट्रियम याद रखिएगा, साथ ही साथ जो 15 लैंथेनाइड्स हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका लैंथेनम हो जाएगा, आपका यहाँ पर सीरियम भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियम जो है ना, आपको याद रखना है, यह एक रेडियोधर्मी धातु है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मेटल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लेंगे कि निम्न में से देखिए एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइएगा। तो देखिए इसमें से अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद देखिए CFC, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी नहीं खाते हैं, वो कौन सा है। पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी नहीं खाते हैं, वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा है, तो ये आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका कास्ट है, ठीक है ना, कास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन नहीं कर सकती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका परिपक्व रक्त रुधिर कणिकाएं यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाएं याद रखिएगा आप, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तना का रूपांतरण है। इनमें से कौन सा पूछा गया है, तना, यहाँ तना बना लीजिएगा, तना का रूपांतरण है। तो देखिए इसमें अगर हम तना के रूपांतरण की बात करते हैं तो ये आपका नागफनी का फिलोक्लेड है, नागफनी का फिलोक्लेड, नागफनी का पत्ता, ये एक तने का रूपांतरण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खनिज लौंग, ज़रूरत नहीं है इसकी, नमी, ऑक्सीजन और तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है। मनुष्य के रक्त की पीएच वैल्यू, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मनुष्य में कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण है, बताइए। मनुष्य में
कलर ब्लाइंड एवं हीमोफीलिया बीमारी के कारण है। तो देखिए मनुष्य में कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णांधता और हीमोफीलिया बीमारी दोनों ही आनुवांशिक विकार है जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीन के कारण होते हैं और पुरुषों में ये बीमारी अधिक आम है क्योंकि उनमें एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। इसीलिए एक्स गुणसूत्र पर दोषपूर्ण जीन होने पर वह तुरंत प्रभावी हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इशिहारा टेस्ट संबंधित है। इशिहारा टेस्ट तो ये आपका रंग दृष्टिहीनता से संबंधित है, कलर ब्लाइंडनेस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रवित होते हैं। जीवाणु स्रवित होते हैं बीमारी पैदा करने वाले। तो फ्रेंड्स ये एंटीजन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एंटीजन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो देखिए लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माचिस की तिल्ली की टिप पर, माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है। तो फ्रेंड्स ये लाल फास्फोरस लगा होता है, लाल फास्फोरस लगा होता है माचिस की तिल्ली के टिप पर। ठीक है, लाल फास्फोरस लगा होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि शाही जल जिसमें प्लैटिनम और सोने को गलाने की क्षमता होती है या क्षमता कह लीजिए, वो बना होता है एक मिश्रण से, वो कौन सा है। तो देखिए इसको हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं और ये होता है आपका HNO3 + 3HCl, यानी कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl। तो यहाँ पर राइट आंसर 1:3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1:3 सांद्र HNO3 एवं HCl, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कोयले की किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। कौन सी कोयले की किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। तो देखिए कोयले के सबसे शुरुआती रूप पीट है। क्या है, पीट है। ठीक है ना, और पीट में मूल वनस्पति सामग्री के पहचाने जाने योग्य अंश मौजूद होते हैं जैसे कि पत्तियों और तनों के टुकड़े। लेकिन देखिए यहाँ पर बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रेसाइड कोयले में ये अंश नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन से अधिक योगदान करता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ठीक है, देखिएगा DNA एवं RNA में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं मिलता है। DNA और RNA में कौन सा तत्व नहीं मिलता है, बताइएगा। कौन सा तत्व नहीं मिलता है DNA और RNA में, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। तो देखिए DNA और RNA में कौन सा तत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका सल्फर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में 10% ऊर्जा का परिवहन का सिद्धांत जो है ना, ये आपका लिंडमैन साहब ने दिया था। किसने, लिंडमैन ने दिया था। ध्यान रखिएगा ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा त्रैमासिक पत्रिका हॉर्नबिल प्रकाशित की जाती है जिससे अध्ययन किया जाता है। तो इसमें वन्यजीव एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है। मानव जीवाश्म की उम्र निर्धारण में कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो फ्रेंड्स ये विधि आपका रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग याद रखिएगा। देखिएगा कि यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाए तो, यदि एक चालू फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दिया जाता है तो कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि एक द्रव्य की गुरुत्वाकर्षण को 0 कर दिया जाए तो निम्न में से कौन नहीं होगा। यदि एक द्रव्य की गुरुत्वाकर्षण को 0 कर दिया जाए तो उसका भार 0 हो जाएगा और उसके कारण तरल में दबाव नहीं होगा। तो यहाँ पर दबाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दबाव नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, तो दबाव। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सर्दियों में
कंबल के बजाय एक कंबल के बजाय 2 कंबल उपयोग में ला करके शरीर को गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए 2 कंबल वायु का आवरण पैदा करते हैं जो ठंडी हवा को अंदर घुसने से रोकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सबसे बहुत पुराने दस्तावेज की लिखावट पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जाती हैं? कौन सी किरणें काम में ली जाती है? तो ये IR किरणें हो जाएगा, इंफ्रारेड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोफोन का क्या कार्य है, यह बदल देता है माइक्रोफोन। तो देखिए ये जो होता है माइक्रोफोन, ये ध्वनि प्रवर्धक यंत्रावली में ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बल मट्ठे से क्रीम को अलग करने में काम आता है? मट्ठे से क्रीम को अलग करने में, तो फ्रेंड्स ये अपकेंद्री बल है। कौन सा बल है? ये आपका अपकेंद्री बल है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं? कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती है? तो सोनार में जो है ये आपका पराश्रव्य तरंग, ठीक है ना, पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल सोनार में किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव क्या कहलाता है? तो देखिए ये फैलाव जो होता है ये क्या कहलाता है? एक तरल पदार्थ का दूसरे तरल पदार्थ में फैलाव। तो फ्रेंड्स इसको पायस हिंदी में बोला जाता है और अंग्रेजी में इसको इमल्सन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इमल्सन बोला जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? लुईस के सिद्धांत के बारे में कौन सा यहाँ पर गलत दिया गया है? तो देखिए इसमें कहा गया है लुईस के सिद्धांत के बारे में कि अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें प्रोटॉन को हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था। नहीं, इसमें प्रोटॉन नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण की, ठीक है ना। देखिए प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा जो है ये इस्तेमाल किया जाता था ब्रोस्टेड, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत में, ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत में, ठीक है ना, ब्रोस्टेड, फिर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत यही है। तो देखिए प्रोटॉन स्थानांतरण की अवधारणा जो है ये ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत में जो है ये उपयोग होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। लुईस के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन है? इसमें प्रोटॉन हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया, ये गलत है। इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन का होता था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका हो जाएगा एपॉक्सी, ठीक है ना, एपॉक्सी नहीं है, थर्मोप्लास्टिक। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? अच्छा, सदिश राशि तो आपको पता है ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी कि मात्रा और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, भार, ये सब जो होते हैं आपके सदिश राशि हैं। तो पूछा कौन सा सदिश राशि है? तो यहाँ पर मैंने अभी बताया था आपको कि बल, तो बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि संपीड़न और विरलन जो है किससे संबंधित घटना है? संपीड़न और विरलन, संपीड़न यह वह क्षेत्र होता है जहां माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है ना, और विरलन वह क्षेत्र होता है जहां माध्यम के कण एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, और यह घटना ध्वनि तरंग में होता है। ध्वनि तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कि रेडियो तरंग, औरक्त और एक्सरे के बीच आवृत्ति का सही क्रम क्या है? रेडियो तरंग, औरक्त और एक्सरे के बीच पूछा गया है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही क्रम है आवृत्ति का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सरे, औरक्त, फिर रेडियो तरंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? बताइए, हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो देखिए रासायनिक उत्पादों और प्रतिक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थ के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो यहाँ पर देखिए सही युग्म जो है ना ये आपका एस्पार्टम कृत्रिम स्वीटनर है, ये बिल्कुल करेक्ट कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ग्लूकोज डाइसैकेराइड दिया गया है। तो ग्लूकोज जो है
ये डाइसैकेराइड नहीं है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ठीक है ना, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। अच्छा यहाँ पर देखिए सुक्रोज जो है, सुक्रोज इसको टेबल शुगर बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो, तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल जो होता है ना, बताइए। तो देखिए फोटोवोल्टिक सेल जो है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या समान, मतलब परमाणु जिसका परमाणु एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण, तो प्रकाश का प्रकीर्णन कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस पर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत आवेश, ठीक है ना, स्थिर विद्युत आवेश, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्थिर विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र केवल गतिमान आवेश यानी कि विद्युत धारा के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है। रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका गुण है। तो यहाँ पर देखिएगा इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। ये केवल गैसों में होता है ऐसा नहीं है, ठोस द्रव सब में होगा, ये केवल ठोस में होता है ये भी गलत है, और इसमें हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऐसा नहीं है, बट ये हमेशा है, इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होना ही होना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के दिन मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी सफल संचालन की घटना को मनाने के लिए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ स्मरण किया जाता है इसमें। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करंट का स्रोत है, डीसी करंट का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। अच्छा ट्रांजिस्टर के बारे में देखिए, यह एक सेमीकंडक्टर उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और शक्ति को एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर देखिए डीसी करंट का स्रोत है आपका लिथियम आयन बैटरी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसको कि बीओडी है, किसका माप है, बीओडी। तो ये किसी पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा का माप है। तो ये पानी में कार्बनिक प्रदूषण, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, कार्बनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्रव विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो इसमें से विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा, नमकीन पानी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारे को क्या कहा जाता है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको तारामंडल कहा जाता है, ठीक है ना, तारामंडल कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है और आपको पढ़ना है, बताना है। देखिए कथन में कह रहा है कि गर्म चाय के कप में रखी धातु की चम्मच कुछ मिनटों के बाद गर्म हो जाती है, बिल्कुल सही है। और धातुएं जो है ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ना बिल्कुल आर ये कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन ध्वनि के परावर्तन का उपयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्वनि के परावर्तन, किसके, ध्वनि के परावर्तन, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें सोनार में जो है ध्वनि के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप में किया जाता है और इको में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में ध्वनि के परावर्तन नहीं प्रकाश के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए घर्षण के बारे में सही कथनों की पहचान करें। तो देखिए घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सही है। घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, सही है। चलने में घर्षण उपयोग नहीं होता, बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि चलने में घर्षण का उपयोग किया जाता है। अगर घर्षण नहीं रहे तो हम चल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वहीं पूछा गया है कि सही कथन का पहचान करें,
और देखिए स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स घर्षण को कम करते हैं, ये करेक्ट है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? घरेलू विद्युत वायरिंग में तांबे की तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्योंकि तांबा कम प्रतिरोध देता है और अच्छा चालक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर मिलान करना है। तो बिल्कुल देखिए ये क्रम में दिया गया, विद्युत मोटर, विद्युत से यांत्रिक, विद्युत बल्ब, विद्युत से प्रकाश, सौर पैनल, प्रकाश से विद्युत, और माइक्रोफोन, ध्वनि से विद्युत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सर्दियों में यदि शीशे की खिड़कियों को अचानक गर्म किया जाए तो वह क्यों टूट सकती है? बताइए क्यों टूट सकती है? तो देखिए इसका कारण है असमान विस्तार से शीशे में तनाव उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंफ्रारेड, एक्सरे, माइक्रोवेव्स, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग नहीं है। तो केवल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कथन दिया गया है कि एक व्यक्ति को कोने के पीछे की आवाज़ सुनाई दे सकती है लेकिन वह देख नहीं सकता। बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगों की तुलना में बाधाओं को चारों ओर से अधिक आसानी से मुड़ सकती है। ये गलत दिया, प्रकाश तरंग ध्वनि तरंगों की तुलना में नहीं, बल्कि ध्वनि तरंग प्रकाश तरंगों की तुलना में बाधाओं के चारों ओर अधिक आसानी से मुड़ सकती है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के भारहीन दिखने की सही व्याख्या करता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होता है क्योंकि वे अंतरिक्ष यान के साथ लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे होते हैं। तो वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के इसमें यान के साथ जो है ये गिर रहे होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सजातीय मिश्रण नहीं है? कौन सा एक इसमें से सजातीय मिश्रण नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें से आपका धुआं जो है ना, धुआं ये सजातीय मिश्रण नहीं है। धुआं जो है ये बिस्मांगी मिश्रण है। धुआं जो है एक बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है ना, एक बिस्मांगी मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है? अब देखिए आरएनए में जो होता है, आरएनए में कौन सा भस्म होता है जो डीएनए में नहीं होता है? तो आंसर पहले बता देते हैं, ये यूरासिल है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में जो होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो होता ही है, उसमें यूरेसिल ना होकर के उसमें थाइमिन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यूरासिल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है यहाँ पर? बताइए। तो टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, ये गलत दिया गया। टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? यही गलत हो गया, तो पहला ही आपका गलत हो गया। बाकी आप देख सकते हैं अंगूर में टार्टरिक अम्ल, संतरे में सिट्रिकस अम्ल, बासी मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। ठीक है ना, तो बाकी ऑप्शन ए गलत मिलान है। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें देखिए एरोमेटिक है, एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, आपने पढ़ा भी होगा, बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन, ये एरोमेटिक होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जब CO2 को चूना जल में अधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो वह फिर से बेरंग हो जाता है, इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण वह फिर से बेरंग हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? तो देखिए इसमें से पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड और देखिए तांबे की तार, ये दोनों जो है ना विद्युत के संचालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पिघला हुआ लिथियम क्लोराइड, ध्यान रखना आपको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो खून को जमने के लिए आपको याद है एक तो विटामिन के इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम दिया गया है, विटामिन के भी आवश्यक होता है खून को जमने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अब देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, तो एक तो आपका आ जाएगा Al2O3, ठीक है, ZNO आ जाएगा जिंक ऑक्साइड,
उसके बाद आपका लेड ऑक्साइड आ जाएगा, उसके बाद आपका टीन ऑक्साइड आ जाएगा, ये सब एम्फोटेरिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड दिया गया है ZnO, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा किसी तंत्र की हीट कंटेंट को क्या कहा जाता है। तो किसी तंत्र की हीट कंटेंट को एनाथैल्पी कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वॉशिंग सोडा का। अब देखिएगा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यही होता है ना। और इसी को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है किसको, तो ये NHCO3 को बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यह आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोम केंद्र है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का होता है, प्रोटीन संश्लेषण का। चलिए उसके बाद देखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। देखिए कुछ प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार ढालने पर गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकता, इन्हें क्या कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहा जाता है, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अगला प्रश्न देखिएगा कि बहुलक रसायन विज्ञान में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये वर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे दिख भी रहा होगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बाप बताइए, कह रहा है कि बहुलक रसायन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से जो है ना प्राप्त किया जाता है मोलिक्यूलर वेट, यानी कि आणविक द्रव्यमान, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, तो ये पास्कल के नियम पर, ठीक है ना, पास्कल का नियम। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो आइंस्टीन को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में सम्मानित किया गया था। 1921 में जो है घोषणा किया गया था, 22 में प्रदान किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है पैमाना समान रीडिंग देता है। तो ये समान रीडिंग देता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डूब जाता है लेकिन पारा तैरता है, कारण क्या। लोहे का एक ठोस टुकड़ा पानी में डूब जाता है बट पारा तैरता है, ऐसा कारण क्या है। तो देखिए लोहे का घनत्व पानी से अधिक लेकिन पारा से कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। पारा में तैरता है बट ये क्या होता है, पानी में डूब जाते हैं। इसका कारण है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारा से कम होता है, इसीलिए। चलिए देखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा उत्पादित पहला हार्मोन कौन सा है। तो ये आप सभी को पता होगा, इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभिकथन है और कारण है। कह रहा है कि लेजर का उपयोग चंद्रमा जैसी दूर वस्तु को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपका जो है करेक्ट दिया गया है और वे प्रकाश के अत्यधिक सुसंगत स्रोत है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सत्य हैं, ठीक है ना, ए और आर तो सही है ही और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि मोह असंतुलन, जिसको कि हम लोग मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, पृथ्वी की दो परतों के बीच की सीमा को चिन्हित करता है। तो ये दो परत जो है ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है, ठीक है ना, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक लेहमन डिसकंटिन्यूटी है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी यानी कि लेहमन असंतुलन। तो ये पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक कोर को चिन्हित करता है। यह आपका पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक कोर को चिन्हित करता है, लेहमन डिसकंटिन्यूटी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाई बॉन्ड का निर्माण कौन से ओवरलैप द्वारा होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण। तो देखिए ध्यान दीजिएगा पाई बॉन्ड का निर्माण जो होता है ना, पाई बॉन्ड का ये आपका होता है किसके द्वारा, तो पी ऑर्बिटल के द्वारा, पी ऑर्बिटल, ठीक है ना, पी और पी ऑर्बिटल। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक्वारेजिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए एक्वारेजिया HNO3 और HCl का मिश्रण है जिसमें 3:1 के मोलर अनुपात में, नहीं यह होता है HNO3 + 3HCl होता है ना। तो यानी कि एक में होता है आपका कौन, HNO3 और 3 में HCl होता है। तो ये 1:3 होना चाहिए, तो ये गलत दे दिया गया है। उसके बाद देखिए ये सही दिया गया है, ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है
कि नाइट्रोसल जो है क्लोराइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्वारेजिया को पीला या संतरा रंग कर देता है। तो यहाँ पर आपका सही दिया गया 2 और 3, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा 2 और 3, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तनाव और चिंता के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर्स कहा जाता है, ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि मुक्त मध्यवर्ती कण फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? तो इसको पहचाना जा सकता है आपका किससे? ध्यान रखिएगा, इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से, यानी कि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है ना। ESR फुल फॉर्म, ESR का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि जब एक अंडा, यहाँ पर अंडा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब एक अंडा उबाला जाता है तो ठोस सामग्री में बदल जाता है, ठीक है ना, क्या होता है इसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है कि इसमें इंक्रीज इन डिसऑर्डर यानी कि अवस्था में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एक प्रतिक्रिया की स्थिरांक दर किस पर निर्भर करती है? अर्हेनियस समीकरण का जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है अभिक्रिया की दर की गणना के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। और ये तापमान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अल्फा कण वास्तव में क्या होता है? तो ये 2 बार आयनित हीलियम नाभिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन की बात किया जा रहा है। तो पादप हार्मोन में यहाँ पर देख सकते हैं आपका साइटोकाइनिन दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, साइटोकाइनिन, और भी बहुत सारे हैं। जैसे कि फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोरोजिन्स, फलों के पकाने वाला कौन सा है? तो एथिलीन। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि मस्तिष्क जिम्मेदार है, ध्यान से पढ़िएगा। तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सभी के लिए। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? गलत मिलान, श्वेत क्रांति दूध, तेल बीज वसा, मधुमक्खी पालन मछली, ये गलत दिया गया, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन जो है ये आपका क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकासवादी दृष्टिकोण से हमारा अधिक साम्य कौन सा है? तो देखिए आयोग ने आंसर दिया है एक चीनी स्कूली लड़के से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की जीवाणु रहित बीमारी है? तो इसमें से अगर जीवाणु रहित बीमारी की बात करते हैं तो ये आपका एंथ्रेक्स है, जीवाणु रहित। बाकी काऊ पॉक्स, खुर और मुंह और रेबीज ये वायरस से होने वाली बीमारी है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन का संबंध है तो कृषि के क्षेत्र में और ख़ास करके हरित क्रांति के, ठीक है ना, हरित क्रांति में इनका विशेष योगदान है। चलिए श्वेत क्रांति में अभी हमने डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम पढ़ा है, श्वेत क्रांति का जनक उनको कहा जाता है। जैविक खेती में प्रयुक्त जैव उर्वरकों में शामिल क्या है? तो इसमें शामिल जो है ना ये आपका सभी हो जाएगा, इसमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। सजीवी और स्वतंत्र जीवित नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया, फॉस्फेट घुलनशील सूक्ष्मजीव। लाइकेन वायु प्रदूषण के किस घटक के लिए अच्छे जैव संकेतक हैं? तो यहाँ पर SO2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि पुंकेसर महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें होता है। तो पुंकेसर में क्या होगा? ये जो पुरुष भाग है यानी कि नर भाग है पुष्प का पुंकेसर, इसमें परागकण हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैविक खेती में शामिल नहीं है। देखिए जैविक खेती में जो है ना रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जैव कीटनाशक होता है, सामान्य नहीं जैव कीटनाशक का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, जैव उर्वरक का, फसल चक्रण का, बट रासायनिक उर्वरक यहाँ पर नहीं होगा। चलिए देखिएगा तूफान आने की शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होता है? एकदम से गिरावट आती है, तो रीडिंग का एकदम गिरना जो हो जाएगा शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जब कोई एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती है, ऐसा जो है होता है क्योंकि, बताइए। तो फ्रेंड्स ये सतह तनाव के कारण होता है, सतही तनाव उसे तैरने में सहायक होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन। देखिए धूप चश्मों के क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है धूप चश्मों में, क्योंकि इसमें पाया जाता है, ध्यान रखिए धूप चश्मों में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का, क्रूक्स ग्लास का। और क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है सीरियम ऑक्साइड, ध्यान रखिए इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। क्या? सीरियम ऑक्साइड।
चलिए उसके बाद देखिए कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म तरंगों की तीव्रता होता है, तो इनकी तीव्रता होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तो हमारी स्वयं का वजन क्या होता है? तो हमारे वास्तविक वजन से कम होता है, हमारे वास्तविक वजन से कम होता है, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा कि किसके सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? तो अभी मैंने बताया था पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल निम्नग्न पेट्रोलियम भंडारण के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक है? तो ये आपका इको ऑफ सोक्स जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सहायक है? इको ऑफ सोक्स। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसका पानी में डूबने पर ऊष्मा निकलती है? तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इनमें से किसी को भी पानी में डूबने पर ऊष्मा नहीं निकलती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिएगा कि सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला पदार्थ कौन सा है? सबसे साधारण पैराफिन संरचना वाला तो ये मीथेन हो जाएगा, CH4। इसको मार्स गैस भी बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सीमेंट निर्माण मिश्रण क्लिंकर में CSO4 × 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है, मिलाया जाता है ताकि इसलिए मिलाया जाता है ताकि सीमेंट की जमने की दर को घटाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वह कौन सा है? तो अश्रु ग्रंथियों को जो उत्तेजित करता है वह पूछा गया है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एलिल सल्फाइड है, ये एलिल सल्फाइड। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि हीरे कैरेट में मापे जाते हैं। 1 कैरेट का वजन कितना होता है? तो 1 कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट देखिएगा कि चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण इसमें उपस्थित क्या है बताइए? तो इसमें या तो सिल्वर क्लोराइड है या सिमिलर सिल्वर हैलाइड जैसा जो गुण है उसके कारण होता है। तो सिल्वर यहाँ पर देखिएगा सिल्वर आयोडाइड दिया गया, वैसे ऑप्शन में अगर सिल्वर क्लोराइड रहे तो सिल्वर क्लोराइड होगा, या सिमिलर सिल्वर हाइलाइट के कारण होता है, इसके जैसे सिल्वर क्लोराइड जैसे सिमिलर सिल्वर हाइलाइट के। तो सिल्वर आयोडाइड सिल्वर हाइलाइट है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ये आपका थायराइड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंत ज्वर या मियादी बुखार पैदा होता है। आंत ज्वर या मियादी बुखार, तो ये आपका होता है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अशुचि या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से जो है पूछा गया है कि किस मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है किस में फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में। ठीक है ना, अशुचि या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? तो प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद देखिएगा कि होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? होलोजोइक पोषण तो ये जंतुओं की विशेषता है। ठीक है, जंतुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा नहीं पचाया जा सकता है? बताइए कौन सा नहीं पचाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये सेलुलोज होता है। ठीक है, सेलुलोज। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट है कि यदि एक ATP 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता हो तो एक व्यक्ति जिसे 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, कितनी ATP की आवश्यकता होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल ऊर्जा कितना है? 2800 किलो कैलोरी बटा प्रति ATP ऊर्जा। तो प्रति ATP ऊर्जा कितना दिया गया है? 7.6। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा 368 पॉइंट समथिंग ATP आ जाएगा, तो यहाँ पर 368 एग्जैक्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा होता है? बताइए कौन सा विटामिन का निर्माण? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका विटामिन के है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पौधे का तनाव हार्मोन जो है किसे कहा जाता है? बताइए पौधे का तनाव हार्मोन, तो ये एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल को। तो यहाँ पर शॉर्ट पर ABA दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि प्लाज्मिड्स जो है, प्लाज्मिड्स क्या है?
तो ये आपका जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसमें अस्थि मज्जा नहीं मिलता है। अस्थि मज्जा नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स ये चिड़िया जो होगी बर्ड्स उसमें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ निम्न के कारण विघटित होते हैं। दबे हुए ठोस कचरे में कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो ये सूक्ष्मजीवों की क्रिया के कारण। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि किसी चालक में 6 कूलम्ब आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है चार्ज दिया गया है और समय भी दिया गया है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन टी होगा। क्यू कितना है 6 कूलम्ब यानी कि चार्ज, और टाइम कितना है 2 सेकंड यानी कि 3 एम्पियर। तो यहाँ पर देखिए 3 एम्पियर दिया गया है, ठीक है ना, 3 ए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आमतौर पर अभ्यस्त किया जाने वाला एसिड बेस संकेतक जो है कौन सा है। तो एसिड बेस संकेतक जो है ये कौन सा है, तो लिटमस घोल है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। लोहे का शुद्धतम रूप बताइए, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है, फटाफट बताइए। लोहे का शुद्धतम रूप तो यहाँ पर गढ़ा लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रोटोजोआ में भोजन का पाचन निम्न में होता है। तो ये आपका जो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, हिंदी में इसको भोजन रिक्तिका बोला जाता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर बढ़ाना किसका उदाहरण है। तो ये कैमोट्रोपिज्म का उदाहरण है। ठीक है ना, याद रखिएगा कैमोट्रोपिज्म का। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर यानी कि वेरिएंट का चयन निम्न आधार पर होता है। तो पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतर का चयन किस आधार पर होता है बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या इसमें हो जाएगा, विकासवादी प्रक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पर हाइडल भी हो जाएगा, सौर भी हो जाएगा। तो हाइडल सौर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएंगे वैसे ही। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा क्या है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। ठीक है ना, 20,000 हर्ट्ज देख सकते हैं यहाँ पर, या 20 किलो हर्ट्ज, इस हर्ट्ज की जगह 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो इसमें देख सकते हैं यक्ष्मा, हैजा, चिकन पॉक्स, ये सभी जो है संक्रामक रोग हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है। ये कौन सा रोग पादप जो होता है, कौन सा पादप रोग कवक के कारण होता है, तो ये गेहूं की रस्ट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि किसी वस्तु में करंट प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो ये उपकरण जो है ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऊपर फेंकी हुई गेंद जो है ना ऊंचाई पर जाकर के क्यों नीचे गिरती है। तो नीचे गिरती है क्यों, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगातार उस पर कार्य करता है। देखिए नहाने के बाद पंखे के सामने खड़ा होने पर ठंडा क्यों महसूस होता है हमें। तो पंखे की हवा त्वचा से पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा देती है, तो वाष्पीकरण के कारण ये होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनता है। तो यहाँ पर वास्तविक उल्टा तो दिया ही गया है, आवर्धित भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। देखिए कैमरे के इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल क्या है। तो कैमरे में लेंस हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए नाभिक में तो आपको पता है कि जो आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये कक्षाओं में होता है, ऊर्जा स्तरों में या कक्षाओं में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है और निरंतर उड़ाने के लिए इसे पार करना आवश्यक है। तो ये आपका अवरोध बल है, ड्रैग है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न कि पानी की बूंद के किस गुण के कारण वह मोमयुक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाती है। बताइए किसके कारण होता है। तो देखिए पानी के अणुओं के बीच जो है मजबूत सनादि बल की तुलना में सतह के साथ कम आसंजन बल होता है, तो यानी कि मजबूत ससंजन बल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा, गीले बिजली के तार को संभालने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? तो सबसे आसान तरीका जो होता है, पहले प्लग को निकाल दीजिए और फिर उसको सुखा दीजिए, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातु में पाई जाती है? तो धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तन्य दिया गया है। चलिए, उसके बाद ठोस भी होते हैं। देखिए, जब कोई धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आरओ वाटर प्यूरिफायर यूवी ट्यूब का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारना या निष्क्रिय करना होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि एनपीके उर्वरक का प्रयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो एनपीके का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए। देखिए, कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक पोटास और कास्टिक सोडा, तो कास्टिक यहाँ पर सोडा का NaOH हो जाएगा और कास्टिक पोटास का KOH हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि कास्टिक सोडा की तुलना में कास्टिक पोटास, तो ये आपका होता है अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है ना, अधिक शक्तिशाली क्षार और अधिक नमी सोखने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध को दही में बदलने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए, बट कहीं कहीं आपको 35 से 40 भी मिलता है। चलिए, उसके बाद देखिए एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो एलपीजी के प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएंगे। तो ब्यूटेन और प्रोपेन यहाँ पर दिया गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आयन विनिमय विधि में कठोर जल के किन आयनों को हटाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को, ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। उसके बाद देखिएगा कि सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब का एक एलुमिना भाग है उसी में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्यों का अवशोषी अंग माना जाता है? अवशोषी अंग, तो इसमें से अपेंडिक्स जो है ना, ये अवशोषी अंग है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो इसमें से प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होगा? मलेरिया हो जाएगा, ठीक है ना, मलेरिया, याद रखिएगा, मलेरिया होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप इन सब का नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका एंजियोस्पर्म का, यानी कि आवृत्ति बीजी का एंजियोस्पर्म भी याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? तो ये क्लोरोफिल ए है, ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए। यहाँ क्लोरोफिल बी भी था ऑप्शन में, बट यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल ए दिया गया है, क्लोरोफिल बी एक ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन सा है? यही क्वेश्चन है क्या? हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दिया गया है बी, तो क्लोरोफिल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमानुसार जीन, तो देखिए युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है ना, मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रोटीन का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य परीक्षण कौन सा है? प्रोटीन का पता लगाने के लिए, तो ये आपका बायोरेट परीक्षण है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क हृदय द्वारा पंप प्रति मिनट किए जाने वाले रक्त की मात्रा होती है, तो ये 5 लीटर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है क्रेब्स चक्र का प्राथमिक कार्य निम्न का उत्पादन करना है, तो यहाँ पर एटीपी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु जो है ना, ये आपका हो जाएगा Fe, यहाँ पर देखिए +2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना है आपको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से सबसे खतरनाक किरण कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए अल्फा, बीटा, गामा और एक और ऑप्शन में दिया गया एक्सरे। तो सबसे खतरनाक इसमें से कौन सा हो जाएगा? सबसे खतरनाक तो गामा ही है, क्योंकि इसकी पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा होती है
वेदन क्षमता, निम्नलिखित में देखिए कौन सा रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें काला प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, प्रकाश के संपूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन पर। देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, अब देखिए एक निकट है और एक आपका दीर्घ है, ठीक है ना, और एक आपका अवतल है और एक आपका उत्तल है। तो ये तो आप जानते ही हैं, छोटा वाले के साथ छोटा मतलब निकट में ज़्यादा है तो अवतल में ज़्यादा लेटर है, तो निकट के लिए अवतल लेंस और दीर्घ के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए देखिएगा कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए परमाणु संख्या 6 वाले तत्व का नाम क्या है। तो परमाणु संख्या 6 किसका होता है बताइए। 6 कार्बन का होता है, 7 नाइट्रोजन का होगा, 8 ऑक्सीजन का होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एलपीजी सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता निम्न तेज गंध वाले एजेंट से लगाया जाता है। तो ये आपका थायोइथेनॉलएमीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किण्वन के दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने वाली गैस निम्न में से कौन सी है। तो किण्वन फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने किया था और उस दौरान ब्रेड केक को स्पंजी बनाने के लिए जो गैस होती है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मेसोन जो है निम्न में से उपस्थित होते हैं, मेसोन निम्न में उपस्थित होते हैं, तो ये ब्रह्मांडीय किरणें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये वाला प्रश्न कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये पूरा साइंस 2025 में बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं उनमें पूछे गए हैं कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।